हेलो बच्चों, हेलो मेरी जान, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। आपके बीच हम दोबारा आ गए हैं मैथ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा, इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। बहुपद और वास्तविक संख्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की क्लास से हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये चीज आपको समझ में आनी ही चाहिए, तभी आप आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके बारे में देखते हैं। यहां से देखिए देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसके नाम का मतलब हम लोग समझेंगे कि ये जो लिखा है ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब क्या होता है। ओके, आइए समझते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले यहां पर अगर यहां से आप लोग देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है। 2 चर। चर का मतलब सभी को पता होगा। चर का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होते हैं बच्चा, ये हमारे चर होते हैं। चर का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जो होते हैं ये हमारे चर होते हैं। तो अगर इसको आप देखिए, चर मतलब होता है वेरिएबल। ये जो बच्चा होंगे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सारे हमारे चर होते हैं। इनके बारे में हम पिछले कक्षाओं में बात कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर एक टर्म दिया है रैखिक समीकरण। क्या दिया है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा? आप इससे पहले बहुपद पढ़े थे। बहुपद में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद। बहुपद में बच्चा क्या हम लोगों ने पढ़ा था? रैखिक बहुपद। तो यहां पर है रैखिक समीकरण, तो वहीं से कोरिलेट करिए। रैखिक बहुपद का मतलब यह होता था कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। क्या होता है बच्चा? जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो यहां पर रैखिक समीकरण है, इसमें क्या हो जाएगा? बस वही अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 1, उसी को बोल देंगे हम रैखिक समीकरण। जैसे ऐसे एग्जांपल देखिए इसका जरा, आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 0। अब इस समीकरण की अधिकतम घात कितनी है? तो आप यहां देखेंगे x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 हो जाएगी, इसलिए हम इसको कहते सकते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण यहां पर दिया गया युग्म। क्या है बच्चा? युग्म। युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब क्या होगा बच्चा? पेयर। पेयर का क्या मतलब होता है? देखिए, पेयर का मतलब ये होता है बच्चा कि जो, अब पूरा चीजों को समझिए कि ये जो रैखिक समीकरण रहेंगे ना, ये जो रैखिक समीकरण रहेंगे ये किस में रहेंगे? पेयर में रहेंगे। पेयर का मतलब जोड़े में। जैसे यहां पर एक रैखिक समीकरण है, पेयर का मतलब जैसे एक रैखिक समीकरण ये है 2x प्लस 3y इक्वल 0 है, इसके साथ एक और रहेगा, इसके साथ बच्चा एक और रहेगा, इसके साथ एक और रहेगा। क्या रहेगा देखिए जरा, जैसे 4x माइनस 3y इक्वल -2, कुछ ऐसा आपके सामने रहेगा। समझ पा रहे हैं? अब इसको ध्यान से देखिए। पहला 3 पॉइंट में हमने बात किया है। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था चर। तो चर कितने होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। चर कितने होने चाहिए? 2 चर होने चाहिए। देखो यहां पे ध्यान से देखिए, इसमें 2 चर है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ 2 चर है, x और y ये 2 अलग अलग चर हो गए, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 2 चर है। उसके बाद बच्चा रैखिक होना चाहिए। जो ये इक्वेशन दिए गए हैं, ये जो इक्वेशन है ये कैसे होने चाहिए? लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इन दोनों को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इनकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है। इसका मतलब 2 बातें सही हो गई कि आपके पास 2 वेरिएबल भी है और आपके पास क्या है बच्चा? रैखिक समीकरण भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, और साथ में वो किसमें है? युग्म में है, जोड़े में है। तो जब कभी आपको ऐसा देखने 2 इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा साथ में ऐसे, तो आप इसको कह देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा, अगर इनका मतलब आपको समझ में आ गया है, अब ध्यान से देखिएगा कि इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये तो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0।
दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये जो दोनों मैंने लिखे हैं बच्चा, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे, मानक सूत्र होंगे। ये क्या होगा बच्चा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मानक सूत्र होगा। मानक सूत्र किसका मानक सूत्र होगा बच्चा? किसका मानक सूत्र होगा? वो होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है कि आप इसको देख के बता सकते हो, देखो इसको देख के आप बता सकते हो कि ये क्या बता रहा है। आप इसको देख के क्या बताएंगे? ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चा ध्यान से देखिए, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? जरा ध्यान से देखिए, यहां भी दो चर है, एक्स और वाई क्या है? आपके चर है। यहां भी दो चर है, इसका मतलब दो चर हो गए, ठीक है। अब दूसरा चीज, रैखिक समीकरण होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो यहां ध्यान से देखिए, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अगली चीज देखेंगे, युग्म होना चाहिए। युग्म का मतलब पेयर होना चाहिए, इन दोनों का पेयर है आपस में। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ओके। अब यहां ध्यान से देखिए, एक और चीज समझ लीजिए, ये जो ए है और जो बी है और ये जो सी है, ये है ना, हमने देखो A1 B1 C1 हमने इसलिए कर दिया है क्योंकि बच्चा A1 B1 C1 इसलिए हमने कर दिया क्योंकि यहां पर आपके सामने दो इक्वेशन रहेंगे। आपके सामने ऐसे दो इक्वेशन रहेंगे, तो जो 1 1 है ये पहले वाले इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं A1 की वैल्यू तो आप कहेंगे सर 2, और मैं जैसे बोल दूंगा A2 की वैल्यू आप कहेंगे 4। 2 का मतलब दूसरा वाला इक्वेशन देखना है, 1 का मतलब पहला वाला इक्वेशन देखना है। मैंने बोला B1 तो आप पहले वाले इक्वेशन में B की वैल्यू ढूंढिए। मैंने बोला C1 तो आप पहले वाले इक्वेशन में C की वैल्यू ढूंढिए। मैंने बोला C2 तो आप दूसरे वाले इक्वेशन में C की वैल्यू देखिए। ये इसीलिए करते हैं। तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं ABC। अब ये ABC क्या होते हैं बच्चा? यह आपकी वास्तविक संख्याएं होती है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हमने मतलब समझ लिया, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा दो मतलब पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां पर बच्चा abc क्या होते हैं? यहां पर abc हमारे वास्तविक संख्याएं होती है। ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए, एक नया पेज लेते हैं, इस पे आते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको थोड़ा सा और हम डीपली समझेंगे। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा बच्चा हम और डीपली समझेंगे। इसको कर देते हैं हम एक बॉक्स में कैद। इसको हमने कर दिया बच्चा पिंजरे में कैद, ठीक है। अब किसके बारे में बात करेंगे? अभी तो आप सर इसको समझा चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को। अब क्या समझाना? देखिए ध्यान से समझिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आप ऐसे कह सकते हैं कि सर ये 2x प्लस 3y इक्वल, इधर कुछ भी हो सकता है, 5 हो गया। ये पहला हो गया इक्वेशन, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा मैं लिखूंगा तो यहां पे लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 यदि इक्वल 7। ये हो गया आपका सामने इक्वेशन नंबर दूसरा। ये आपके सामने दो इक्वेशन दे दिए गए हैं। अब इसमें क्या होगा? आपको सॉल्व करना होगा। इनको सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि आपको पता है कि जब ऐसे आपने पिछली कक्षाओं में ऐसे पढ़ा था कि x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो यहां x की वैल्यू आप लोग निकालते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आती है बच्चा? 3 आती है। x की वैल्यू कितनी आती है? 3 आती है। तो अगर एक चर रहता है तो आप एक समीकरण से भी वैल्यू निकाल लोगे। अगर
इक्वेशन में सिर्फ वन वेरिएबल है, एक चर है, तो आप एक ही इक्वेशन से वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन जब समीकरण में दो वेरिएबल होंगे, जब समीकरण में बच्चा दो वेरिएबल होंगे, जैसे x और y ये दो वेरिएबल है, तो अगर ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ये इसको भूल जाइए, अब मैं बोलूं कि यहां पर 2x + 3y = 5 है, मैं अगर बोलूं आपसे कि आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको हल करिए और x की वैल्यू आप निकालिए, तो आप इसकी x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। x और y की जो वैल्यू निकलेगी ना, वो ऐसे निकलेगी, निकालने को तो आप निकालेंगे x और y की वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। याद रखिएगा, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेगा, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ चुके आए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म को मैं हटा देता हूं, युग्म का मतलब होता है इसके साथ एक और जोड़े में। तो अगर सिर्फ इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिएगा, याद करिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मैंने क्या लिखा? दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इनमें कुछ फर्क है? जो ये हेडिंग है और जो मैंने लिखा है, क्या इसमें आपको कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? हाँ, फर्क है, ये अलग है। ये 10th का क्लास है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें युग्म जुड़ा है, और यहां पर बच्चे युग्म के बारे में, पेयर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये क्लास 9th के लिए है। एग्जाम में आपके भी पूछा आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल संभव हैं? कितने हल संभव हैं? तो आप कहिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। कितने हल संभव है? अपरिमित रूप से अनेक हल संभव है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन का लाइन बदल जाएगी कि दो चर वाले, इसको भी मैं लिख देता हूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल अद्वितीय का मतलब बच्चा होता है यूनिक। अद्वितीय का मतलब क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय हल, यूनिक, या इसको बोलेंगे एक हल। नॉर्मल लैंग्वेज से समझिए, एक हल आपके सामने रहेगा, एक सोल्यूशन रहेगा, एक हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल, यूनिक हल, एक हल होते हैं। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये दोनों पॉइंट को अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोलेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल, अगर युग्म में आ गया तो एक हल, यूनिक हल या अद्वितीय हल। ये आपको दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता क्यों है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो अगली स्लाइड में चलते बच्चा हम लोग। इसमें देखिए, अब इसको आपको समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमको समझना है, ठीक है बच्चा? ठीक, देखिए यहां पर समझिए कैसे रहेगा। ये 2x + 3y = 4 है, 5x - 3y = 7 है। ये हमारे सामने दो समीकरण दे दिए गए हैं। अब आपसे कहा जाएगा मेन जो इसका, अब हम इसके किडनी गुर्दे की बात करने वाले हैं
इस चैप्टर का जो मेन चीज है वो अब आपके सामने आ रहा है। इसके बिना ये चैप्टर आप पढ़ ही नहीं सकते हो, इसके बिना आप ये चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये जो स्टार्टिंग में जो 2-3 क्लास होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, इंट्रोडक्शन, इसको भी ध्यान समझ लेना है। अब आपके सामने ये दो समीकरण आ जाएंगे और एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इनको हल कीजिए। क्या बोलेगा? इनको हल करना। हल करने का मतलब बच्चा ये होगा कि आपको इनको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहेगा। क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इनको हल करो। हल करने का मतलब क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। हल करने का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे। तो हम किस लिए आए हैं? यही तो बताने आए हैं ना। चलो देखते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए। उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, जीवन घुट्टी लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इनको सॉल्व करने के बच्चा आपके सामने दो मेथड है। कितने मेथड है? दो मेथड है। कौन कौन से? आपके सिलेबस में दो मेथड है। कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक होगा ग्राफीय विधि। क्या होगा बच्चा? ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपके सामने है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, इसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड आपके सामने हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं? कोई पूछे दो। कौन कौन सी? एक होती है ग्राफीय विधि, एक होती है बीजगणितीय विधि। एक होती है बच्चा ग्राफीय विधि और एक होती है बीजगणितीय विधि। कक्षा 9 में भी आप लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे हो, अभी भी हम भी बात करेंगे ग्राफ का। अब देखो, ये जो बीजगणितीय विधि है ना बच्चा, ये जो बीजगणितीय विधि आपके सामने है, इसमें आपको तीन मेथड पढ़ने को मिलेंगे। बीजगणितीय विधि में आपको तीन मेथड पढ़ने को मिलेंगे। अच्छा, तीन पहले था, अब आपके सिलेबस से एक जो मेथड उसको हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं। कितने मेथड? दो मेथड। कौन कौन से? एक है बच्चा आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहला मेथड हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड जो आपका होगा बच्चा, उसको बोलेंगे विलोपन विधि। ये दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये जो विलोपन विधि है इसको बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये इतनी विधियां हैं। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में है, इनको सॉल्व करने की दो विधियां, स्पेशली दो विधियां, ग्राफी और बीजगणितीय। और बीजगणितीय में कौन कौन सी विधियां पढ़ना है बच्चा? प्रतिस्थापन पढ़ना है और विलोपन पढ़ना है। बीजगणितीय में कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन। एक विधि और थी जिसका नाम था वज्र गुणनखंड विधि। हाँ, नाम इसका थोड़ा खतरनाक है, वज्र गुणनखंड विधि, इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तुम्हारे लिए खुशखबरी जानते हो क्या है? वो उसको पार्ट से हटा दिया गया है। सिर्फ दो ही मेथड अब बचे हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। यही दोनों मेथड को पढ़ लो, आपकी लाइफ सेट है। हाँ, आपका ब्याह नहीं हो जाएगा कि आपकी लाइफ सेट है, मतलब क्लास 10th के लिए आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर ये मेथड दोनों पढ़ लिए तो। उसके साथ बच्चा यहां पर एक मेथड और है, विच इज ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या रहेगा? तो स्टार्टिंग हम लोग यहीं से करेंगे कि ग्राफिकल मेथड को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हम ग्राफ के माध्यम से बच्चा एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो यहां पर देख रहे हैं ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन, ये तीनों विधियों से आपको एक्स का मान और वाई का मान देखने को मिलेगा।
किसका मान, एक्स का मान और वाई का मान देखने को आपको मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ग्राफी विधि। अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चा, ये देखो हम यहां पर पढ़ेंगे ग्राफी विधि। ग्राफिकल मेथड, ये देखिए ग्राफी विधि, ग्राफिकल मेथड होगा क्या, इसमें कैसे ग्राफिकल मेथड होगा, क्या होता है थोड़ा समझिए। बेसिक बातें बताने जा रहा हूं, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं। जो बच्चों को ना समझ में आए वो एक बार देख लेंगे। इसको बच्चे में बोलेंगे एक्स अक्ष, मतलब एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और दूसरा ये होता है बच्चा वाई एक्सिस। ये आपका है वाई एक्सिस या वाई अक्ष, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जहां पर एक्स अक्ष, ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां पर कट करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो यहां पर ये जो दिख रहा है ना बच्चा, ये वाला पॉइंट, ये आपका कहलाएगा मूल बिंदु। ये क्या कहलाएगा, मूल बिंदु। यहीं पे लिख देता हूं, ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु, ये आपका होगा मूल बिंदु, मूल बिंदु, ओरिजिन, ठीक। अब एक क्वेश्चन कि जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, यहां पे निर्देशांक समझना है। जो मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका निर्देशांक हमेशा होता है 0,0। याद रख लेना, याद रख लेना, हमेशा याद रखना कि जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है उसका निर्देशांक होता है 0,0। क्या होता है, 0,0। कोई आपसे पूछे क्यों, क्यों 0,0, तो उनको यह बस समझा दीजिएगा कि जैसे ये जो लाइन बनी है ना, जैसे ये मैं बना दिया ऐसे, तो यहां पर आप बताएंगे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव, -1, -2, -3 ये होते हैं। आप ऐसे भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 होगा और ऊपर जाने पर धनात्मक संख्या मतलब +1 +2 मिलेगा, और नीचे आने पर ऋणात्मक संख्या -1 -2 मिलेगा। तो ध्यान समझो, इस लाइन और इस लाइन को मैं उठाया, देखो ध्यान से, इसको मैं उठाया, देख रहे हो भाई, इसको उठाया, ये देखो ले गया और इसको ऐसे मैंने पेस्ट कर दिया। मान लेते यहां पर कुछ नहीं है, मान लेते यहां पर ऐसे ब्लैंक है, इसको मैंने उठाया यहां पर ऐसे लिख दिया। अब क्या करूंगा, इसको मैं उठाऊंगा, ये उठाया ऐसे ले गया, इस पे ऐसे चिपका दिया, तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका ये जो 0 है और इसका ये जो 0 है, दोनों इसी बिंदु पर आएंगे, इसीलिए इस बिंदु के निर्देशांक को हम बोलते हैं 0,0। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि इसका निर्देशांक 0,0 क्यों होगा, तो आप बता दीजिएगा क्योंकि ये एक्स अक्ष का ये 0 और वाई अक्ष का ये 0 दोनों ये इस बिंदु पर है, स्थित है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। इन सब की इनको मैं हटाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, मूल बिंदु का निर्देशांक समझ में आ गया। चलो आगे थोड़ा सा बात करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इधर जितने भी नंबर होते हैं, इधर जो भी नंबर, ये एक्स एक्सिस है बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर जितने भी नंबर होंगे इस तरफ वो नंबर धनात्मक होंगे, और इधर जितने भी नंबर होंगे वो नंबर ऋणात्मक होंगे। ऊपर की तरफ यहां पर जितने भी नंबर होंगे वो धनात्मक होंगे, नीचे की तरफ जितने भी नंबर होंगे वो ऋणात्मक होंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इधर जितना भी नंबर रहेगा पॉजिटिव, ऊपर जितना भी नंबर रहेगा पॉजिटिव, इधर नंबर रहेगा निगेटिव और इधर नंबर रहेगा निगेटिव। तो आप बताइए, जैसे एक घर बनता है, जैसे अभी आप जहां बैठ के पढ़ रहे होंगे वो दीवार से मिलकर बना होगा, 3 दीवार होगी, 4 दीवार होगी, नहीं, आप बताओ जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें कितनी दीवार हैं, 2 है कि 3 है, सोच के बताना, ठीक है। आओ, ये जैसे मान लेते ये एक कमरा है, ये एक कमरा है, ध्यान से देखिएगा, जब एक्स अक्ष
और वाई एच एक दूसरे को काटती है ना तो 4 कमरे बनाती है। कितने कमरे बनाती है? 4 कमरे बनाती है। आपको लग रहा होगा सर ये कमरा कहाँ, यहाँ तो इधर से तो खुला है। अबे हवा आने के लिए खोल रखे हैं, गर्मी का टाइम चल रहा है, इधर से हवा आती है। समझ पा रहे हो? हर एक कमरे में हमने ये बनाया बच्चा कि यहां से रोशनी और हवा जाए, इसलिए हमने छोड़ रखा है। बात समझ में? इधर भी मैंने छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है, हवा आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो समझा क्या रहे थे कि जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती है तो 4 कमरे बनाती हैं। ये जो कमरे होते हैं ना, इनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये जो होगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा पहला चतुर्थांश। याद रखना, भूलना नहीं, चतुर्थांश। ये आपका होगा पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बच्चा हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपके दिमाग में ये बन सकता है क्वेश्चन कि सर आपने इधर से क्यों किया, 1 2 3 4 क्यों किया? इधर ही से करते हैं। आप गलती से ऐसे मत कर दीजिएगा 1 2 3 4, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 वैसे ही आप करिएगा। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। हो गया चारों, 4 चतुर्थांश हो गए। क्यों? क्योंकि 4 कमरे में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि जो पहला चतुर्थांश है इसका चिन्ह क्या होता है, पहले चतुर्थांश का साइन क्या होता है? तो ध्यान से देखिए, आप लोग जरा सोच के खुद बताओ, ये जो कमरा, पहला वाला कमरा बना है बच्चा, ये किन किन लाइनों से मिलकर बना है? आप कहेंगे सर ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। ये वाला कमरा ये लाइन और यही लाइन से तो मिलकर बना है। आप कहेंगे हाँ सर ये लाइन से मिलकर बना है। तब इसका जो साइन हो जाएगा, इसका देखो, जब हम लोग, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2,3, क्या लिखा है मैंने? 2,3। इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं निर्देशांक। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनको बोलेंगे निर्देशांक। तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है, इसको भी मैं सही से ही लिख देता हूं, ये भी आपके नॉलेज के लिए काम आएगा। देखो इधर देखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2,3, मैंने क्या लिखा? 2,3। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे निर्देशांक। क्या बोलेंगे? निर्देशांक। निर्देशांक जब भी लिखते हैं ना, तो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है बच्चा, इसको हम x की वैल्यू बोलते हैं, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है इसको हम y की वैल्यू बोलते हैं। ये जो पहला वाला पॉइंट होगा ये x होता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट जो y वाली वैल्यू है, सॉरी, पहला वाली वैल्यू x होती है, दूसरी वाली वैल्यू y होती है। इनका एक और नाम होता है, x वाले को हम बोलते हैं भुज से। ये बच्चा, मैं ये जो बता रहा हूं ये क्लास 9th की बात बता रहा हूं। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ग्राफ समझाने लगता, लेकिन ग्राफ समझने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। बट आप 10th में जाते हो तो बेसिक चीजें आपको पढ़ाई नहीं जाती, डायरेक्ट आपका जो सिलेबस में वही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, पहले आपको बेसिक समझाया जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। तो ये जो पहली वैल्यू होगी, ये वैल्यू होती है भुज की, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू होगी बच्चा, इसकी वैल्यू होगी कोटि। ये बच्चा x की वैल्यू भुज होती है, y की वैल्यू कोट होती है। x की वैल्यू भुज होती है और y की वैल्यू कोटि होती है। तो अगर मैं ये निर्देशांक जो आपके सामने दिया गया 2,3, ये 2,3 दिया है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए इसमें भुज की वैल्यू बताइए, तो भुज का मतलब है x वाली वैल्यू, तो x वाली वैल्यू कितनी है? 2 है। मैं बोलूं कोट की वैल्यू बताइए, तो आप कोट की वैल्यू कितना बता देंगे? 3 बता देंगे। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं -4,7। मैंने यहां पे लिखा है -4,7। -4,7 आपको ये बताना है इसमें भुज और कोटि क्या है। आपको ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें भुज और कोटि कितनी दी गई है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग उधर थे, उधर की बात करते हैं। हाँ देखो, तो इनका जो पहला वाला होता है वो x की वैल्यू होती है, दूसरा वाला y की वैल्यू, यही था। तो यहां पे देखेंगे जब निर्देशांक का चिन्ह लगाएंगे ना, तो पहले x वाला देखेंगे। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये हमारी x की लाइन होती है, तो ये वाली लाइन x की है, और इसका चिन्ह क्या है? आप कहेंगे सर प्लस है। अच्छा, x के बाद किसकी वैल्यू देखते हैं? कोटि की, y वाली। तो y वाला ये है, और इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस है, प्लस है। इसका मतलब जो पहला चतुर्थांश है इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। क्या चिन्ह होगा? प्लस कॉमा प्लस। अगर दोनों जो नंबर दिए गए हैं, जैसे देखो यहां पे दोनों नंबर प्लस में है, दोनों नंबर प्लस में है, 2,2, 2,3, तो ये जो अगर 2,3 को मैं इसमें प्लॉट करूंगा ना, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा? ये पहले वाले चतुर्थांश में जाएगा।
आगे देखिए, अगर इसका चिन्ह की बात करते हैं दूसरे वाले का, तो मैं सबसे पहले देखो, अगर मुझे निर्देशांक देखना तो मैं सबसे पहले एक्स वाले का चिन्ह देखूंगा। किसका चिन्ह देखूंगा? एक्स का। तो यहां पर देखिए एक्स ये वाली लाइन है और इसका चिन्ह कितना दिया है बच्चा? माइनस दिया है। ये वाली लाइन का चिन्ह माइनस दिया है और उसके बाद इस कमरे में दो दीवारें हैं, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है प्लस। तो दूसरा वाला जो निर्देश चतुर्थांश हो जाएगा, इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। तो पहला चतुर्थांश की वैल्यू प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू माइनस प्लस। समझ में आ गया? अगला तीसरा वाला चतुर्थांश, तीसरा वाला जो चतुर्थांश है इसमें ध्यान से देखो, दीवार। तो किसकी वैल्यू देखेंगे पहले? इसकी वाली, बोलो किसकी? भाई हम देखेंगे एक्स वाली। तो एक्स वाली लाइन ये नहीं, एक्स वाली लाइन ये है, तो आप इसका साइन लगाएंगे और इसका साइन क्या है? माइनस है। तो तीसरा वाला जो चतुर्थांश हो जाएगा उसका चिन्ह हो जाएगा बच्चा माइनस कॉमा माइनस। तो पहले वाले का प्लस कॉमा प्लस होता है, दोनों प्लस, और तीसरे वाले का माइनस कॉमा माइनस होता है। मतलब ये देखो ऐसे पैरेलल देखो, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। लास्ट वाला चतुर्थांश, तो एक्स वाले की वैल्यू कितनी है? एक्स वाले की वैल्यू बच्चा 4 है। एक्स वाले की वैल्यू 4 है और y वाले की वैल्यू कितनी है? 4 क्यों कर रहे हैं यार? एक्स वाले की वैल्यू प्लस है ना, ये प्लस है, और y वाले की वैल्यू माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। इतनी बात में आ जाएगी। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है -3,2। अब आप ये मुझे बताइए ये किस चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा? तो मैंने ये सिर्फ पूछा है -3,2 किस चतुर्थांश को रिप्रेजेंट करेगा, तो बस इसका चिन्ह देखो। इसका चिन्ह माइनस में है और इसका चिन्ह कुछ नहीं है, तो प्लस में है। इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह प्लस, मतलब माइनस और प्लस। तो ढूंढो जरा माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है? माइनस और प्लस दूसरे वाले में है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जाएगा, ये किस चतुर्थांश में जाएगा बच्चा? ये सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। ऐसे ही अगर मैं और वैल्यू ले लेता हूं -7,3, -7,3 ये कहां जाएगा बच्चा? इसका भी चिन्ह माइनस और प्लस है। माइनस और प्लस किस में जाता है? सेकंड वाले में जाता है। अगर हम बात करते हैं -2, -7, ये देखो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस किस में जाता है बच्चा? ये थर्ड वाले में जाते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे आप लोग कमेंट में ये भी कमेंट करिएगा, ये जो दूसरा ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका भुज और कोटि भी बताना है और साथ में ये बताना है ये किस चतुर्थांश में जाएगा। मतलब इसका जो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे ये किस चतुर्थांश में जाएगा, ये भी आपको बताना है। इतनी बात समझ में आ गई? आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। हो गया बच्चा? ले लो स्क्रीनशॉट, ले। चलिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय ग्राफिकल मेथड। ये x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ठीक है। अब इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए। तो ये देखिए यहां पर आप ये होता है मूल बिंदु आपका, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा जिसका निर्देशांक क्या होगा? 0,0। ये आपका ये जो बीच वाला है ये हो जाएगा मूल बिंदु और इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0। तो इधर धनात्मक वैल्यू आती है तो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 कर लीजिए, ये 3, 4, 5। आप ऐसे कर सकते हैं। इधर आएंगे तो निगेटिव नंबर हो जाएंगे, -1, -2, -3, -4, इतना तक रखते हैं। ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर, ऊपर जाने पर हमेशा पॉजिटिव होता है और नीचे जाने पर निगेटिव होता है। 4 और 5, नीचे -1, -2, -3, -4, -5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो
अब मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है पहला पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट, इसका निर्देशांक है 2,4। ये 2,4 दिया गया है, इसको आपको ग्राफ में इंगित करना है। यहां पर आपको दिखाना है कि 2,4 कहां होगा। मेरी बात को ध्यान समझना, आपको देखना है 2,4। आप हमेशा जब भी स्टार्ट करेंगे आप समझिएगा कि आप इस चौराहे पे हैं, ये जो मूल बिंदु का चौराहे पे आप यहीं पे हैं। तो सोचो मैं मूल बिंदु के चौराहे पे खड़ा हूं, अब मैं इससे पूछता हूं कि मैं कहां जाऊं, तो ये कह रहा है 2 जाओ, तो ये क्या है 2 है, तो 2 किधर, x की तरफ कि y की तरफ? तो पहला वाला जो वैल्यू होती है वो x की तरफ होती है, तो पहले हमको x की तरफ जाना है। लेकिन x की तरफ भी 2 रास्ते हैं, एक धनात्मक की तरफ और एक नेगेटिव नंबर की तरफ। फिर आप इसको देखिए और इससे पूछिए कि भाई किधर जाए, प्लस की तरफ जाए कि माइनस की तरफ जाए? तो ये कह रहा है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, दिख नहीं रहा है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो आप प्लस की तरफ जाइए। किधर जाना है आपको, प्लस की तरफ। तो जब प्लस की तरफ जाओगे बच्चा, तो ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखिए, ये पॉइंट यहां आएगा, ये वाला पॉइंट। अच्छा एक जगह, तो एक जगह तो हम चले गए, फिर आप अपने मूल बिंदु पर वापस आ जाइए। अब फिर इससे पूछिए किधर जाऊं, ये कहेगा भैया y की तरफ जाओ। y की तरफ कितना जाना है, 4 जाना है। तो प्लस की तरफ जाना है तो माइनस की तरफ, तो ये कहेगा प्लस की तरफ जाना है। तो प्लस ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? तो आप कहेंगे सर प्लस ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो देखिए आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, लेकिन 2 पॉइंट किसी एक ही बिंदु को इंगित करेगा, दिखाएगा। तो वो एक बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो देखो, क्योंकि ये नंबर इधर है ना, तो ये इधर इस तरफ जाएगा, ये आएगा इस तरफ, ये आएगा यहां तक, और ये नंबर जाएगा ऊपर की तरफ, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहां वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु देखो, ये इस तरफ आया और ये इस तरफ आया, यहां पर एक दूसरे को मिले हैं, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा बच्चा 2,4। यही बिंदु क्या हो जाएगा हमारा 2,4। कहां पे आया है, ये वाला, ये ए पॉइंट है और ये हो जाएगा 2,4। समझ में आया? उसके बाद एक और पॉइंट देखते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। बी ये हो जाएगा -3,2 ले लेते हैं, -3,2। इसका मतलब आप चौराहे पर, आपको जाना कहां है, x की तरफ -3 जाना है, तो x की तरफ -3 यहां पर आएंगे, देखो यहां पर आएंगे, x की तरफ -3 यहां पर आएंगे, और y की तरफ कितना जाना, y की तरफ 2 जाना है। तो प्लस की तरफ जाओगे कि माइनस की तरफ? तो आप कहेंगे सर प्लस की तरफ जाना है, तो इसका मतलब आप यहां आ गए। अब ये दोनों मिलेंगे किस जगह पे, ये बिंदु और ये बिंदु मिलेगा किधर? सोचो, अगर इसको आप इधर लेकर चले जाओगे तो भाई साहब ये तो इधर है ना, तो उधर ले जाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब इसको आप इधर लाएंगे और ये वाले बिंदु नीचे ले जाओगे तो कोई मतलब है, क्योंकि ये लाइन इधर है तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, और दोनों मिलेंगे लगभग यहां पर, इस बिंदु पर ये दोनों मिलेंगे, और यही वाला जो बिंदु हो जाएगा बच्चा, यही हो जाएगा बी बिंदु, जिसका निर्देशांक हो जाएगा 3,2, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,2। ये बात समझ में आ रहा है आपको? चलो ये तो मसला हो गया भाई, हमारी एक्स एक्सिस गायब हो गई, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। बन जा भैया, बन जा, गड़बड़ ना हो। ये बन गया है, ठीक है, गायब हो गया था, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती, नॉर्मल है, होनी चाहिए। अगला पॉइंट चलो, सी बिंदु -4,0। अगर ऐसा केस आ जाता है, सी बिंदु का निर्देशांक आ गया -4,0, तो -4,0 कहां जाएगा भाई? तो देखो ऐसी कंडीशन में जबकि एक 0 हो जाए और दूसरा नंबर रहे, मतलब या तो x 0 हो सकता है या तो y 0 होगा, तो यहां पर देखो y की वैल्यू 0 है, तो बस x में जहां पर ये बिंदु जाएगा -4, कहां है -4? आप कहेंगे सर -4 यहां पर है, तो यही वो बिंदु हो जाएगा, कौन सा, -4,0। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा -4,0। 0 वाला केस में हमेशा एक बिंदु रहेगा, एक वाली वैल्यू रहेगी, एक की वैल्यू 0 रहेगी, तो जो वैल्यू है वही निर्देशांक हो जाएगा। इसमें और देख लो, जैसे डी वाली है, डी का मैं करता हूं 0,5, तो x की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 कहां है बच्चा, धनात्मक में, y की वैल्यू यहां 5 है, तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, मतलब ये डी बिंदु, यही डी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,5। डी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,5। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ग्राफ में अगर आपके पास निर्देशांक दिए हैं, इनको ग्राफ में आप कैसे प्लॉट करोगे, ये हो गया। अब 2 पॉइंट और आप दिमाग में रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है।
एक्स अक्ष का समीकरण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण, तो आपको बताना है कि जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है बच्चा, ये वाई की वैल्यू 0 होती है। याद रख लेना, याद रख लेना। इसको अभी हम और डीपली बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही वहीं का है, लेकिन यहां पर भी जरूरत है, इसलिए मैं बेसिक बेसिक बातें बता दे रहा हूं। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 0। उसके बाद वाई अक्ष का जो समीकरण होगा, वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा बच्चा, x बराबर 0। ठीक है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। क्यों, क्यों ऐसा हो क्यों रहा, देखो ना, देखो आराम से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या देखें, क्या दिखाएं, जादू मदारी समझ रखे हो, जादू दिखाऊं, इधर आओ। देखो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 क्यों होगा, ध्यान से देखो, ये जो एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो ये एक्स अक्ष का बिंदु, ये वाला जो बिंदु था, कौन सा बिंदु था, कहां गया भैया, ये सी वाला बिंदु, ये सी बिंदु है, ये वाला जो बिंदु हमने बनाया था, ये सी बिंदु है कि नहीं है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आप कहेंगे सर -4,0। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा, वहां पर y की वैल्यू 0 होगी, कोई कहीं भी। देखो अगर जैसे मैं ये बिंदु ले लेता हूं, ये वाला बिंदु, ये, और मैं बोलूं कि इस बिंदु का निर्देशांक बताओ, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और y की वैल्यू, तो y तो यहां है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,0। इसीलिए x अक्ष पर जितने भी बिंदु दिए गए हैं, x अक्ष पर अगर मैं बोलता हूं ये x अक्ष है मेरा, ये क्या है, x अक्ष है, और मैं बोलूंगा इस बिंदु पर y की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। मैं कहूंगा यहां पर y की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर यहां भी y की वैल्यू 0 है। मैं कहूंगा यहां पर y की वैल्यू बताओ, आप कहेंगे यहां भी y की वैल्यू 0 है। मैं बोलूंगा क्यों, तो आप बताएंगे कि x अक्ष पर, x अक्ष के हर एक बिंदु पर y की वैल्यू 0 होती है, x अक्ष के हर एक बिंदु पर y की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए x अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। और सेम यही कहानी y अक्ष का समीकरण, कि तो ये y अक्ष है, ये पूरा y अक्ष है, तो इसके हर एक बिंदु पर x की वैल्यू 0 होती है, हर एक बिंदु पर x की वैल्यू 0 होती है, हर एक बिंदु पर x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब y अक्ष का जो समीकरण हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा x बराबर 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया बता देना भाई, समझ में आया तो, ना समझ में आया तो आप बता सकते हैं कि सर हमको समझ में आ गया, कि हमको समझ में नहीं आया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आप ये समझिए कि जो बेसिक बेसिक चीजें हम बात करना था, एकदम बेसिक, सही से देखा जाए तो आज की क्लास में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उस वो तो थोड़ा सा पढ़े ही हैं, साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आज जितना मैंने निर्देशांक के बारे में समझाया, ये सारी बातें बताया है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। या तो आपसे पूछ सकता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, बात किया हो, या आपसे पूछ सकता है एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। जो ये जो पहला चतुर्थांश है, इसका चिन्ह क्या होता है वो भी आपको पता है, इसका चिन्ह, सभी का चिन्ह के बारे में पता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 2,4 किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आपको पता है कि किस चतुर्थांश में जाएगा। देखो दोनों वैल्यू धनात्मक धनात्मक, तो पहले में जाएगा। यहां पर -3,0 मतलब x का मान माइनस में है, तो x का मान माइनस यहां है, और y का मान पॉजिटिव यहां है, तो ये दूसरे वाले में जाएगा। बात समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक मजेदार क्वेश्चन, यहां पर एक और समझ लो, जैसे दिया है -4,0, क्या है -4,0, तो सर ये चीज आप हमको समझाइए। आपने ये तो बता दिया कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो इसमें जाएगा, माइनस माइनस रहेगा इसमें जाएगा, ये रहेगा इसमें जाएगा, फलनवा फलनवा रहेंगे इसमें जाएंगे। लेकिन 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 सर अगर यहां पर जैसे लिखा है -4,0, तो आप तो ये बताए हो कि इसका चिन्ह तो माइनस में हो जाएगा, और आपने हमसे यह भी बताया है कि जो y होता है इसका ना तो चिन्ह धनात्मक होता है ना तो चिन्ह ऋणात्मक होता है। आप यही कहोगे कि सर ना तो चिन्ह धनात्मक होता है ना तो चिन्ह ऋणात्मक होता है, ऐसा आपने बताया है। तो मैं कहूंगा हाँ भाई मैंने तो बताया है, तो गलत इसमें क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यहां का चिन्ह क्या होगा, इसका मतलब आप बताइए, इसका चिन्ह तो कुछ है ही नहीं है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे ये किस चतुर्थांश में जाएगा। अरे गंजेड़ी आदमी, ये किसी चतुर्थांश में नहीं जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये बिंदु -4,0 है, इसको बनाओगे तो -4 कहां है, x की वैल्यू -4,0, ये बिंदु है सी वाला बिंदु, ये बताओ किसी चतुर्थांश में है, ना इस घर में है ना इस घर में है ना इस घर में ना इस घर में, ये एक लाइन पर है,
ये बिंदु जो -4,0 बिंदु है, ये किसी अक्ष पे नहीं है, सॉरी किसी निर्देशांक पे नहीं है, सॉरी किसी क्वाड्रेंट पे नहीं है, किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है, ये है कहां पे, ये एक्स अक्ष पर है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी ये वाला कि ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, तो -4,0 बच्चा किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, किसी भी चतुर्थांश में नहीं है, तो किस में है, तब आपके सामने ऑप्शन रहेगा -4,0 किसके अंतर्गत आएगा, पहले चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश, एक्स अक्ष या वाई अक्ष। तो अब बताओ ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये एक्स अक्ष पे जाएगा, चतुर्थांश पे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी कमेंट आप लोग करिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करिएगा कि ये जो डी पॉइंट है 0,5 ये किस चतुर्थांश में जाएगा या किस अक्ष पे जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं, और जो कमेंट बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है, उसको जवाब जरूर दिया करो। और आप ये भी बताया करिए कि आज की जो क्लास हुई है ये कैसी आपको लगी। आज हम यहीं तक की बात करेंगे, आज बच्चा हम लोग यहीं तक बात करेंगे, चीजें और भी हैं, लेकिन वक्त का भी ध्यान रखेंगे हम लोग, वक्त का भी ध्यान रखते हुए आज की क्लास को हम यहीं तक ओवर करते हैं। इसके बाद की जो बात होगी वो अगली क्लास में होगी। लेकिन आप लोग अगर ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है भैया, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, PRSALD ये चैनल है। जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो बोर्ड भी लिखा है, जो क्वेश्चन है, जो पीडीएफ है, ये सारा का सारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। निःशुल्क है बच्चा, कोई चार्ज उसका नहीं है। ये मत परेशान हो कि वहां पे जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं, पैसे की कोई बात ही नहीं है। तुम लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम लोगों का जल्दी शादी ब्याह हो जाए, हमारी यही मनोकामना है। शादी नहीं हुई है तुम लोगों की, हो जाएगी, हो जाएगी, इतना 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 सोचने की बात नहीं है। समय आने पर हर चीजें होती हैं, अभी तुम लोगों का समय नहीं आया है, अभी आप लोगों के समय आने में देर है, तो इतना जल्दबाजी नहीं करना, अभी आपके पास वक्त है, अभी आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो अभी उसके बारे में मत सोचिए, आप इसके बारे में सोचिए। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे क्लासेस देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे इस चैनल पर PRSALD टेलीग्राम पर जाकर PRSALD सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना है। पहले से पीडीएफ डाले गए हैं, ये आज की क्लास होगी, इसकी भी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। तो बच्चा आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? कोई शिकायत वगैरह रहेगी वो भी बता दीजिएगा, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी वो भी बता दीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? जय हिंद।